Hey guys, welcome back. In last video, we have talked about to-do list and how to make to-do list, and that video was for absolute beginner. On contrast, this video is created for the intermediate learners. So if you don't know how to create a basic to-do list in React.js, I would highly encourage you to go and check this video. Then come back to this video because in this video, we will be focusing a lot more about the Firebase and making our list persistent. इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑपरेशंस की बात ना करते हुए डायरेक्टली फायरबेस को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देंगे और फायरबेस की फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे. लेट मी शो यू जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था वो क्या था. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस टाइप की एक टू डू लिस्ट क्रिएट करी थी जिसमें आप जो भी आइटम लिखना चाहते हो और जैसे आप ऐड करोगे तो एक लिस्ट ऐड हो जाएगी. साथ में आप इस लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी आइटम को डन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. बट ये जो लिस्ट हमने लास्ट टाइम क्रिएट करी थी ये परसिस्टेंट नहीं थी. परसिस्टेंट ना होने का मतलब है जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा आपकी लिस्ट पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगी. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी डेटाबेस यूज़ नहीं किया है. ये जो भी लिस्ट मैं टाइप करके ऐड कर रहा हूँ वो लोकल स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव हो रही थी, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रही थी. और जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है हमारे रिएक्ट के या जावास्क्रिप्ट के सारे वेरिएबल्स क्लियर होते हैं और ये लिस्ट ब्लैंक हो जाती है. तो इस वीडियो में हम लोग इस टू डू लिस्ट को परसिस्टेंट बनाएंगे. परसिस्टेंट इन द सेंस अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ और लिस्ट में ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जो हमारी लिस्ट थी वो फैच होकर हमको दिख रही है. यानी इस बार हमने लिस्ट में जो आइटम ऐड किया वो नॉर्मल स्टेट वेरिएबल के अंदर सेव नहीं है बल्कि एक डेटाबेस के अंदर सेव है, और वो डेटाबेस है हमारा फायरबेस का फायर स्टोर. साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी और है एडिट की. जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि इस तरीके का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो गया है और इस इनपुट बॉक्स में आप अपने टेक्स्ट को करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो एडिट हो चुका है. यहाँ पर भी आपको डन करने का कैपेसिटी मिलती है जैसे पिछली बार थी, और रिमूव करने की फंक्शनैलिटी भी हमको मिलती है. अब क्योंकि मैंने इस लिस्ट को रिमूव कर दिया है, इस आइटम को लिस्ट में से रिमूव कर दिया है, तो डेटाबेस में से भी ये रिमूव हो चुका है. अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश भी करूँगा तो कोई आइटम फ़िलहाल नहीं है. मैं कुछ और आइटम्स ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये एश्योरेंस हो जाए कि हमारी जो भी डेटा है वो परसिस्ट कर रहा है. रिफ़्रेश किया, डेटाबेस से फैच हो गया. ये सारी ऑपरेशंस रियल टाइम में परफॉर्म हो रहे हैं. यानी जैसे ही आप रिमूव पे क्लिक कर रहे हैं रियल टाइम में हमारे डेटाबेस में से ये एलिमेंट जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री है वो डिलीट हो रही है. रियल टाइम पे हम एडिट कर पा रहे हैं और रियल टाइम पे ही हम लोग हमारी लिस्ट को सेव भी कर पा रहे हैं. ये सारी ही चीज़ें फायरबेस ओरिएंटेड हैं. तो ये पूरा ही वीडियो और ये प्रोजेक्ट फायरबेस स्पेसिफिक होने वाला है. इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, लेकिन जो पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा. फॉर एग्जांपल जैसे कि CSS, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने थोड़ी बहुत CSS लिखी है, वो मैं एज इट इज़ यूज़ करने वाला हूँ. डोंट वरी, मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप CSS कॉपी कर सकते हैं. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. HTML की अगर बात करें, HTML भी हमको, क्योंकि इसमें फायरबेस का इंक्लूजन है, सो काफ़ी मेजर चेंज होने वाला है HTML में भी, या फिर JSX अगर आप बोलें टू बी स्पेसिफिक. तो हम लोग इस पूरी ही JSX को, HTML को स्क्रैच से लिखेंगे. तो ये पेज हम लोग स्क्रैच से बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं स्क्रैच से नहीं लिखूँगा वो है CSS. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरीके के और वीडियोस बनाने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विथ फायरबेस. व्हाट इज़ फायरबेस और फायरबेस को हम लोग क्यों यूज़ करने वाले हैं. फायरबेस एक टूल है जिसको गूगल ने डेवलप किया था. फायरबेस हमको बैकएंड एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है. बैकएंड एज अ सर्विस का मतलब है आज से पहले जब हमारे पास में फायरबेस जैसे टूल्स नहीं होते थे
तब हमको जो भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते थे, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में कुछ रीड करना है, डेटाबेस से कुछ हम लोगों को डिलीट करना है, या डेटाबेस में कुछ राइट करना है, उसके लिए हमको चाहिए होती थी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, या फिर हमको एक बैकएंड इन शॉर्ट क्रिएट करना पड़ता था। अब बैकएंड क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग Node.js के थ्रू बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं, Express.js यूज़ कर सकते हैं, जावा के अंदर स्प्रिंग बूट हम लोग यूज़ करके बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं, PHP के अंदर हम लोग बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पाइथन के अंदर अगर हम बात करें तो Django और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स यूज़ करके हम लोग बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए बैकएंड क्रिएट करना खुद से थोड़ा टीडियस हो सकता है। सो इन शॉर्ट फायरबेस हमारा एक क्लाउड बैकएंड है। इसको हमको क्रिएट नहीं करना है स्क्रैच से, हमको फायरबेस को बस यूज़ करना है, और जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास में हमको रिक्वायर होती हैं वो सब हमको फायरबेस प्रोवाइड करेगा। आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है और टाइप करना है फायरबेस। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फायरबेस कंसोल का, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फायरबेस को यूज़ करने के लिए केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास में गूगल का अकाउंट होना चाहिए। अब ऑफ कोर्स अगर आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं या फिर गूगल यूज़ कर रहे हैं तो आपका गूगल अकाउंट ज़रूर होगा। आप फायरबेस के अंदर लॉग इन एज गूगल कर सकते हैं और इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। फ़िलहाल मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट दिखा रहा है इस प्रोजेक्ट का नाम। आपके केस में ये एम्प्टी होगा। प्रोजेक्ट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट लाइक हम लोगों को जैसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए बैकएंड्स क्रिएट करने होते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग बैकएंड के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी इसमें काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको यहाँ पर आना है console.firebase.com पे, ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। सो फ़िलहाल मैं मेरे प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ टू डू लिस्ट, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है, क्या आप गूगल एनालिटिक्स को इनेबल करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये रिकमेंडेड दिखा रहा है, आप चाहो तो इसको अनचेक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको रहने भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं इसको अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ, मुझे कोई भी एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग नहीं क्रिएट करनी है मेरे एप्लीकेशन में। क्रिएट प्रोजेक्ट करने पे हमको थोड़ा सा टाइम ये लेगा और हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। सो नाउ हमारा प्रोजेक्ट अब रेडी है। कंटिन्यू पे क्लिक करिए और एक नया प्रोजेक्ट हमारे लिए क्रिएट कर दिया है फायरबेस ने। नाउ फायरबेस को यूज़ करके आप इस प्रोजेक्ट को कई सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप iOS के लिए iOS डिवाइसेस के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप iOS पे क्लिक करिए। अगर आप एंड्रॉयड के लिए कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर यूनिटी अगर आप गेम डेवलपमेंट में फायरबेस को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर फ्लटर के साथ अगर आप फायरबेस यूज़ करना चाहते हैं तो इन आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। बट फ़िलहाल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन, तो आपको इस वेब वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेब वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा आप अपना एप्लीकेशन रजिस्टर करिए। हमने एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, लेकिन अब हमको उसको रजिस्टर करना है। यहाँ पर हमको हमारे एप्लीकेशन का कोई एक निक नेम देना है, तो मैं इस एप्लीकेशन का निक नेम दे देता हूँ टू डू। यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है ऑल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस एप्लीकेशन। मैं इसको चेक कर सकता हूँ, एंड अभी के लिए हम लोग रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देते हैं। फायरबेस होस्टिंग को आप चेक कर दीजिए अगर आपको फायरबेस के थ्रू इस एप्लीकेशन को होस्ट करना है और लाइव करना है। सो इसको हम लोग लाइव करेंगे, इसलिए मैंने उस चेकबॉक्स को चेक कर दिया था। यहाँ पर आपको जो सेकेंड स्टेप है ऐड फायरबेस SDK, इसमें आपको ये बता रहा है कि कैसे हम लोग फायरबेस को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। दो तरीके हैं, पहला तरीका है यूज़ NPM, जो कि ऑफकोर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। दूसरा तरीका है स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करना, यानी कि CDNs जैसे हम लोग यूज़ करते थे पहले ट्रेडिशनल टिपिकल जावास्क्रिप्ट और HTML बेस्ड एप्लीकेशन में, उनके अंदर हम लोग इस तरीके से हमारे फायरबेस को इंक्लूड करा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं NPM यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे NPM पे ही स्टिक रहना है। npm इंस्टॉल फायरबेस ये एक कमांड है जिसको हम लोगों को हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रन करना होगा, ताकि फायरबेस जो है वो हमारा npm इंस्टॉल कर दें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड सेकेंड स्टेप होगा हमारा एक फ़ाइल क्रिएट करके हम ये सारा का सारा कोड हमारे
एक फ़ाइल में पेस्ट कर देंगे। ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट का क्या आईडी है, हमारे प्रोजेक्ट का क्या ऑथ डोमेन है, प्रोजेक्ट आईडी है, स्टोरेज बकेट एटसेट्रा। जितनी भी चीज़ें फायरबेस को सेटअप करने के लिए या फिर फायरबेस को ऐड करने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फायरबेस ने मेंशन करके रखी है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर रहा, वो हम लोग आगे देखेंगे। मैं अभी के लिए इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। देन हमको एक और इंस्टॉलेशन के लिए ये बोल रहा है इंस्टॉल फायरबेस CLI। अब फायरबेस CLI का इम्पॉर्टेंस है जब आप फायरबेस के अंदर होस्टिंग यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन को लाइव करना है यूजिंग फायरबेस, तो आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इस कमांड को रन करना है, npm install -g firebase tool। सो मैं cmd ओपन कर लेता हूँ और इस कमांड को मैं रन करता हूँ। ये कमांड हम मेरे सिस्टम के अंदर रन कर रहा हूँ, और -g का मतलब होता है ग्लोबली, यानी ये मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ये मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो रहा है ग्लोबली। यानी मैं इसको एक बार इंस्टॉल करके किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज़ कर पाऊँगा, और ये थोड़ा टाइम लेगा, इसको हो जाने देते हैं। बहुत सिंपल सा ही है, ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर 4th पॉइंट। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फ़िलहाल बाय द वे, जो हम लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म किया है npm install -g firebase tools, ये हमको तब काम आएगा जब हम लोग हमारी एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। अभी के लिए हमारी एप्लीकेशन जब हम बिल्ड करेंगे, क्रिएट करेंगे, तब हमको इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो, अगर आपको होस्टिंग नहीं करनी है तो आप इस स्टेप को पूरी तरीके से रिमूव भी कर सकते हो, यानी आप इसको नहीं भी परफॉर्म करोगे तो भी चलेगा। बट आई रिकमेंड आप इसको परफॉर्म कर ही लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फॉलो अलोंग करते हो मेरे साथ में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट, ताकि हम लोग होस्टिंग कर पाएँ। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। हमारा 4th स्टेप हमको बोल रहा है कि जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तब हमको लॉगिन करना होगा फायरबेस के अंदर। आप बोलोगे फायरबेस के अंदर तो ऑलरेडी हम लोग लॉग्ड इन हैं, तो ये जो लॉगिन आप हो, ये फायरबेस की वेबसाइट, आप वेब ऐप के अंदर लॉग्ड इन हो, लेकिन हमको CLI के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी लॉगिन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग फायरबेस की कुछ इसेंशियल फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर पाए। ओके, सो फाइनली मेरा जो फायरबेस टूल्स है वो इंस्टॉल हो चुका है कम्प्लीटली। अब हम लोग जाते हैं और इस कमांड को रन करते हैं, कॉपीड। जो एक्सिस्टिंग कमांड है इसको मैं रिमूव करता हूँ। फायरबेस लॉगिन मैंने रन किया एंड ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा एक लिंक पे। ओके, सो ये मुझे बोल रहा है अलाउ फायरबेस CLI टू इम्यूलेट सूट यूसेज एंड एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसको यस करते हैं हम, एंड इसने हमको दे दिया है एक लिंक। इस लिंक को मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं एक नए टैब में करता हूँ पेस्ट। अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि मुझे किस गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है। फ़िलहाल मेरे पास एक ही गूगल अकाउंट है, तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ, एंड आपको अलाउ कर देना है जो भी परमिशन ये मांग रहा है, एंड दैट्स इट। हम लोग फायरबेस CLI के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन कर चुके हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं और क्या बोला है। यहाँ पर कहा गया है फायरबेस इनिट करिए एंड फायरबेस डिप्लॉय। बेसिकली ये सारे ही ऑप्शन फायरबेस होस्टिंग के लिए हैं। सो फिलहाल के लिए अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो यहीं पे हम लोग इसको रोक देते हैं। जब हम लोग होस्टिंग वाले पार्ट पे आएंगे तब इस सेक्शन पे वापस से आएंगे और इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए हम लोग करते हैं कंटिन्यू टू द कंसोल। सो ये है हमारा बेसिक एप्लीकेशन का UI। सेटिंग्स पे आपको यहाँ जो गियर आइकन दिख रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हमको मिलेगा, अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मिल जाएगा वापस से वो स्टेप, जो स्टेप हमने कंटिन्यू कर दिया था लास्ट टाइम पे। इस स्टेप को हम लोग परफॉर्म करेंगे, यानी ये जो कोड है इसको हम लोग कॉपी करेंगे हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जब हम लोग फायरबेस को यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इस सेक्शन में इतना ही, हम लोगों ने हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी थ्योरी फायरबेस के बारे में। वेलकम टू द थ्योरी सेक्शन। आई नो मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक थ्योरीज, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो चीज़ मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये हमको आने वाले टाइम में, यानी कि कुछ मिनट्स में बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अवर डॉक्यूमेंटेशन। तो एक छोटा सा डॉक है जो मैंने क्रिएट किया है, फायरस्टोर फायरबेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फायरबेस कैसे सेटअप करना है,
फायरबेस के अंदर हमको जो डेटाबेस मिलता है उसका नाम होता है फायरस्टोर। फायरस्टोर और फायरबेस हमको बहुत सारी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ CRUD ऑपरेशंस या फिर डेटाबेस क्रिएट करना, बहुत सारी चीज़ें। उन्हीं सब में से जो भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस या फंक्शनलिटीज़ हम लोग हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे उनको मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। इनको हम लोग प्रैक्टिकली जब हमारा कोड परफॉर्म करेंगे तब देखेंगे, बट स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने से। सो पहला कॉन्सेप्ट है कलेक्शन। मैं आपको लेकर चलता हूँ फायरस्टोर के डेटाबेस में। सो ये वाला जो पर्टिकुलर स्क्रीन है, हम अभी तक यहाँ पर नहीं आए। हमारा जो एप्लीकेशन था टू डू लिस्ट का, उसमें मैंने अभी तक आपको फायरस्टोर सेटअप करना नहीं बताया। ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट है फर्स्ट नाम का। इसके अंदर में अभी मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कलेक्शन कैसा दिखता है या फिर कलेक्शन होता क्या है। आप लोगों ने आज से पहले SQL यूज़ किया होगा, मोस्ट प्रोबेबली MySQL यूज़ किया होगा, स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़ा होगा। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब उसमें टेबल्स होती हैं, लेकिन फायरस्टोर जो फायरबेस का डेटाबेस है, यहाँ पर हमारे पास में टेबल्स नहीं होती। ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, ये है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। यानी यहाँ पर मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ टेबल्स। ये एक एग्जाम्पल है नॉन रिलेशनल डेटाबेस का। यहाँ पर आपको दिखेगा कलेक्शन। कलेक्शन को आप मान सकते हैं कि जैसे टेबल होती है हमारे MySQL में, उसी को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं कलेक्शन के। एक टेबल है जिसका नाम है टू डूज। नॉन SQL के अंदर आप बोलोगे एक कलेक्शन है टू डूज। इस कलेक्शन के अंदर में डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं बेसिकली, वही है हमारी ये रोज़। ये जो आईडी आपको दिख रही है, ये है एक ऑटो जनरेटेड आईडी जो हमारे फायरस्टोर ने हमारे लिए क्रिएट करी है। इस आईडी के अंदर, इस आईडी को आप मान सकते हो कि ये प्राइमरी की है हमारे इस टेबल की। तो जितने भी कलेक्शन होते हैं हमारे पास, जितने भी टेबल होती हैं, टेबल के अंदर एक प्राइमरी की तो होती है, एक इंडिविजुअल आईडी होती है। तो इसको हम बोलेंगे एक डॉक्यूमेंट और इस पार्ट को हम बोलेंगे एक कलेक्शन। सो वन कलेक्शन कैन हैव मल्टीपल डॉक्स या फिर मल्टीपल डॉक्यूमेंट। एक टेबल के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर ये जो कलेक्शन मैंने रेफ़र किया है, ये कलेक्शन, इस कलेक्शन को तो डिफ़ाइन कर ही रहा है, लेकिन ये कलेक्शन बेसिकली एक फंक्शन भी है। सो फायरबेस के अंदर फायरस्टोर हमको एक कलेक्शन नाम का फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक स्पेसिफिक कलेक्शन को हमारे फायरस्टोर डेटाबेस में से। हमारे केस में टूडूज नाम का एक कलेक्शन है। अब अगर इस टूडूज नाम की कलेक्शन को, इस टेबल को अगर मुझे मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, तब मुझे इसको होल्ड करना पड़ेगा या फिर मुझे चाहिए होगा, इसका इंस्टेंस चाहिए होगा। सो फायरस्टोर हमको एक फंक्शन देता है जिसका नाम है कलेक्शन, जिस कलेक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमको डिफ़ाइन करना होता है कौन सा कलेक्शन चाहिए, और हमको मिल जाता है ये पर्टिकुलर कलेक्शन का रेफरेंस। सो हम लोगों को जब भी कलेक्शन यूज़ करना है, हमको कलेक्शन नाम का फंक्शन यूज़ करना होता है। सो दैट्स वेरी सिंपल। दूसरे पे आते हैं डॉग्स। डॉग भी एक फंक्शन है। अब डॉग क्या करता है, जैसे हमने कलेक्शन देखा, अगर आपको कोई कलेक्शन आपके एप्लीकेशन में चाहिए तो आप कलेक्शन फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डॉक चाहिए, जैसे टू डूज़ के अंदर अभी तो एक डॉक है, मैं एक और डॉक्यूमेंट अगर ऐड कर दूँ ऑटो जनरेटेड, मैं इसका नाम देता हूँ टेक्स्ट, फील्ड का नाम है टेक्स्ट, इसकी जो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की है, कुछ भी दे देते हैं एंड सेव करते हैं। सो अभी एक कलेक्शन के अंदर दो डॉक्स हो गए। अब मुझे चाहिए कि इस टू डूज़ नाम के कलेक्शन के अंदर इस स्पेसिफिक डॉक में क्या कुछ वैल्यू है, क्या कुछ फील्ड है, वो मुझे एक्सेस करनी है। सो वो मैं कर सकता हूँ यूजिंग डॉक फंक्शन। यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होता है जो आपके कलेक्शन का नाम है एंड जो एक आईडी हमको मिल रही है, यूनिक आईडी हमारे डॉक्यूमेंट की, वो प्रोवाइड करिए और आपको जो भी वैल्यूज़ इस डॉक के अंदर हैं वो मिल जाएंगी। सो दूसरा सिंपल सा हमारा फंक्शन है। तीसरा जो फंक्शन है जो हमको फायरस्टोर देता है वो है स्नैपशॉट। ये फायरबेस का या फायरस्टोर का सबसे पावरफुल फंक्शन है। इस फंक्शन की वजह से ही आधे से ज़्यादा लोग फायरबेस को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन को रियल टाइम बनाता है। स्नैपशॉट या फिर ऑन स्नैपशॉट, ये जो फंक्शन है, ये जब जब हमारे डेटाबेस में चेंजेस होते हैं तब तब ट्रिगर होता है, राइट। और ये हमको कैपेसिटी देता है कि हम हमारी एप्लीकेशन को रियल टाइम बना पाएँ। इसका
जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सॉकेट पे बेस है। अगर आपको सॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो मैं आपके 2 मिनट लूँगा। अगर आपको पता है सो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं आप। सॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो कनेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो ओपन कनेक्शन होता है इंस्टीड ऑफ क्लोज कनेक्शन, जैसे हमारे HTTP या HTTPS। जब भी आप कोई API कॉल करते हैं, API कॉलिंग में क्या होता है, एक HTTP रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे सर्वर को, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स करता है उस रिक्वेस्ट का और कनेक्शन क्लोज हो जाता है। अगर वापस से कुछ डेटा चाहिए सर्वर से, एक और नया कनेक्शन क्रिएट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, अगेन कनेक्शन क्लोज हो जाता है। सो ये जो कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन क्लोज करना है, इसमें बहुत टाइम जाता है और साथ ही रियल टाइम पे भी नहीं हो पाता क्योंकि टाइम लगेगा, हर बार एक नया कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। वहीं पे जब सॉकेट की बात आती है तो एक कनेक्शन एक बार क्रिएट होता है और वो थ्रू आउट द लाइफ स्पेन, जब तक आप उस कनेक्शन को क्लोज नहीं करोगे तब तक वो ओपन रहता है। इसका क्या यूज़ केस है? इसका यूज़ केस है, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ तो व्हाट्सएप आप चलाते हो, आपकी एप्लीकेशन जो है व्हाट्सएप की एप्लीकेशन या फिर जो भी कोई चैट एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते हो, वो सारी एप्लीकेशंस में आपने देखा होगा जो भी चैट होती है वो रियल टाइम पे आपके पास रिसीव होती है। आपने आपके फ्रेंड को कोई चैट करी, कोई मैसेज भेजा, रियल टाइम पे उसको वो मैसेज मिल गया, या फिर आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज किया तो रियल टाइम पे आपको भी वो मैसेज मिल गया। अब आपको व्हाट्सएप में बार बार रीलोड नहीं करना पड़ता या फिर बार बार आपको रिफ़्रेश बटन नहीं क्लिक करना पड़ता। आपके सर्वर को पता है जैसे ही मैसेज आएगा क्लाइंट को वो पुश कर देना है। ये हो रहा है सॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से। इंटरनल डिटेल्स क्या हैं, व्हाट्सएप एक्चुअली सॉकेट यूज़ करता है या सॉकेट रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा वो सॉकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी ही होगा व्हाट्सएप में भी, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन ओपन रहता है, हमेशा खुला रहता है। जितनी बार सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजो उतनी बार सर्वर फ्रीली रिस्पॉन्स कर पाएगा, जितनी भी बार क्लाइंट चाहेगा फ्रीली सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज पाएगा, राइट। सो इसीलिए ये जो ऑन टाइम फंक्शनैलिटी है ये हमको हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता है ऑन स्नैपशॉट नाम का फंक्शन। ये एक रियल टाइम लिसनर सेटअप करता है। लिसनर का काम होता है लिसन करना डेटाबेस को। जैसे ही डेटाबेस के कलेक्शन में कुछ भी चेंज हुआ, रियल टाइम पे स्नैपशॉट चलेगा और हमको अपडेट मिल जाएगा हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। एक छोटा सा रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने इस फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, दिखाने के लिए क्रिएट किया है। ये एप्लीकेशन मैं क्लियर कर देता हूँ कंसोल पे सब कुछ, और मैं फायरबेस के इस फायर स्टोर को एक नए विंडो में ओपन कर लेता हूँ और मैं साइड बाय साइड दोनों एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मेरा ये है डेटाबेस और ये है मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन। डेटाबेस में मैं कुछ चेंज करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने 456 डाल दिया, कुछ एक अपडेट किया और अपडेट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया, लुक, बिना रिफ़्रेश किए, बिना API कॉल किए, एट रियल टाइम मुझे यहाँ पर कुछ लॉग मिला। ये लॉग है हमारा ऑन स्नैपशॉट फंक्शन का रिस्पॉन्स, यानी ऑन स्नैपशॉट चला और जो कुछ भी ऑन स्नैपशॉट को चेंज मिले हमारे डेटाबेस में वो हमको यहाँ पे मिल गए। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ऑन स्नैपशॉट फंक्शन। हमारी एप्लीकेशन को रियल टाइम बनाने के लिए ऑन स्नैपशॉट बहुत काम आएगा। अब आप जितनी भी रियल टाइम एप्लीकेशन की एग्जांपल सोच सकते हो, सब कुछ हम इससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई चैट एप्लीकेशन बनानी है, ऑन स्नैपशॉट को यूज़ करके हम कोई अच्छी चैट एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक यूज़र डेटाबेस में राइट करेगा, ऑन स्नैपशॉट लिसन करेगा और हम यूज़र को दिखा देंगे। सो हम लोग व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन फायरबेस को यूज़ करके बड़ी इजीली बना सकते हैं। या फिर आप कोई ट्रेडिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें रियल टाइम डेटा की नीड हो। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, राइट। नाउ दिस इज़ ऑन स्नैपशॉट फंक्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको जब कोड करेंगे, बट अभी के लिए दैट्स इनफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CRUD फंक्शनैलिटी। लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा है पिछला, जिसमें हमने एक टू डू लिस्ट क्रिएट करी थी बिना फायरबेस के, वो सिंपल एक टू डू लिस्ट थी यूजिंग React.js। उसके अंदर हमने जितनी भी CRUD फंक्शनैलिटीज़ थी, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट की जो फंक्शनैलिटी थी वो खुद से क्रिएट करी थी। जैसे लिस्ट के अंदर डेटा डालना, डेटा को अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारा कोड हमने खुद से लिखा था। यहाँ पर जब हम लोगों को फायरबेस के साथ डील करना है तो हमको ये सब खुद से नहीं लिखना। फायरबेस हमको बहुत सारे प्री बिल्ड फंक्शन देता है। प्री बिल्ड फंक्शन इन द सेंस, पहला है हमारा ऐड डॉक। अगर आपको कुछ भी डेटाबेस में ऐड करना है तो आप इस ऐड डॉक फंक्शन को यूज़ करिए। कलेक्शन बताइए,
अपने आप डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपको टेक्स्ट डालना है, जो भी फील्ड्स डालनी है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, आप बताइए और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अपडेट डॉक अगर आपको करना है, सो आप एक पर्टिकुलर डॉक में क्या अपडेट करना है वो बताइए, आपको किस डॉक के लिए अपडेट करना है आईडी दीजिए, अपडेट परफॉर्म हो जाएगा। अगर आपको कोई डॉक डिलीट करना है तो आप डिलीट डॉक नाम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो और ये आपका डॉक डिलीट कर देगा बेस्ड ऑन जो भी आप यूनिक आईडी प्रोवाइड कराओगे, राइट। सो इसी तरीके से हम गेट ऑल डॉक कर सकते हैं और भी थोड़ी फंक्शनैलिटीज़ और हैं, लेकिन ये थी बेसिक ग्रेड फंक्शनैलिटीज़ एंड आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी जो हम लोग कोड करेंगे उसमें। सो दैट्स इट इन द थ्योरी सेक्शन। फाइनली वी कैन स्टार्ट अवर कोडिंग एंड फिंगर क्रॉस्ड, लेट्स स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया है यूजिंग npx create react app कमांड और साथ में इस एप्लीकेशन को मैंने स्टार्ट भी कर लिया है। लेट मी टेक यू टू दी फायरबेस कंसोल अगेन। टू डू लिस्ट नाम का एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया था। हम लोग इस एप्लीकेशन में जाते हैं और नाउ वी हैव टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन अवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर में एक गियर आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाइए एंड स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आपको दिखेगा कैसे हमको इंस्टॉल करना है इस प्रोजेक्ट को हमारे रिएक्ट ऐप में। इस कमांड को पहले हम कॉपी करते हैं और मैं जाता हूँ मेरे फ्रेशली न्यूली क्रिएटेड रिएक्ट ऐप में। एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं और इस कमांड को हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये कमांड बेसिकली फायरबेस इंस्टॉल कर देगी हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। एक बार जब हम फायरबेस को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फायरबेस के फंक्शंस और जितनी भी मेथड्स फायरबेस हमको प्रोवाइड करता है उसको यूज़ कर पाएंगे और हमारे डेटाबेस के साथ में इंटरैक्ट कर पाएंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है, लेट मी गो बैक टू आवर फायरबेस कंसोल और हम लोग जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। फ़िलहाल हमारे पास में डेटाबेस सेटअप नहीं है, हमने केवल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फायर स्टोर डेटाबेस, इस पर एक बार क्लिक करिए और आपको दिखेगा एक ऑप्शन जहाँ पर ओके लेट इट लोड फर्स्ट, राइट, वी हैव दिस ऑप्शन टू क्रिएट डेटाबेस। अब फायर स्टोर और फायरबेस का जो यूआई है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में तो इसका यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मे बी इन नियर फ्यूचर 2024-2025 में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है यूआई में थोड़े बहुत चेंजेस हों, लेकिन मेजरली जो चीज़ होती है वो सेम ही रहती है, यूआई थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्रिएट डेटाबेस पे आप क्लिक करिए एंड क्रिएट डेटाबेस करने पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा क्या प्रोडक्शन मोड में आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर टेस्टिंग मोड में। सो फिलहाल मैं प्रोडक्शन मोड में ही कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर इसमें कुछ बोल रहा है आफ्टर यू सेट द लोकेशन यू कैन नॉट चेंज इट। सो ये बोल रहा है आपकी जो लोकेशन है, फ़िलहाल जो हमारा स्टोरेज जो सेटअप हो रहा है, हमारा क्लाउड फायर स्टोर जहाँ पे सेटअप हो रहा है उसका लोकेशन यूनाइटेड स्टेट में है। आई डोंट नीड टू चेंज एनी लोकेशन, जस्ट इनेबल आप एक बार क्लिक कर दीजिए एंड वी आर डन। सो इस स्टेप के बाद हमारा फायर स्टोर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम लोग मोंगोडीबी के अंदर एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं। सो लेट मी वेट फॉर सम टाइम, एक बार रिफ़्रेश करते हैं इस एप्लीकेशन को एंड लेट्स सी हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं। सो यस, यू कैन सी हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है और आपको यहाँ दिख रहा है कलेक्शंस। फ़िलहाल हमारे पास में कोई भी कलेक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई भी वैल्यू पेयर हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है क्योंकि कोई कलेक्शन ही नहीं है। सो मैं हमारी टेस्टिंग के लिए हमारा जो ऐप होगा उसको टेस्ट करने के लिए फ़िलहाल उससे पहले मैं यहाँ पर रूल्स पे क्लिक करूँगा। देखिए ये है डेटा के अंदर आपको सारा डेटा दिखेगा आपके डेटाबेस का। रूल्स के अंदर जाकर आप रूल को चेंज कर सकते हैं। रूल बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि इस डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, किसके पास पावर है इस डेटाबेस को एक्सेस करने की। सो फिलहाल ये जो हमारा रूल है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अलाउ रीड एंड राइट ऑपरेशन। डेटाबेस में रीड और राइट आप तभी कर सकते हो जब आप ऑथेंटिकेटेड हो, जो कि हम लोग फ़िलहाल नहीं है क्योंकि हम लोग कोई ऑथ वगैरह इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आपको चेंज कर देना है ट्रू करने का मतलब है कोई भी जिसके पास भी हमारे इस फायरबेस एप्लीकेशन की API की है वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है और इसको रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है डेटाबेस में। फ़िलहाल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं ट्रू,
लेकिन जब हम लोग प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जब रियल किसी एंटरप्राइज में आप काम करते हो, तब बहुत सारे हमको रूल्स लिखने होते हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी सिक्योरिटी वगैरह की चीज़ें भी कंसर्न में लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन हम बिलीव करते हैं कि कहीं से हैक नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसको कर देते हैं ट्रू। बट मेक श्योर आप अपने जो डेटाबेस है या फिर ये जो आपका फायरबेस है, जब ऐप आपने क्रिएट किया था, उसके क्रेडेंशियल्स किसी के भी साथ शेयर ना करो। इवन आप उसको गिटहब पर भी पब्लिक रेपोजिटरी में पुश ना करो, तो ये बेटर रहेगा। मैं पब्लिश कर देता हूँ मेरे चेंजेस, एंड इसके बाद मैं जहाँ से भी चाहूँ, जब भी चाहूँ, अपनी एप्लीकेशन के डेटाबेस में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट, रूल्स के बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाकर, या फिर रूल के स्पेसिफिक अगर आप चाहें तो मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, बट फिलहाल हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। डेटा पर वापस आते हैं। अभी हमारे एप्लीकेशन में कोई डेटा नहीं है। स्टार्ट कलेक्शन करने पे आप एक नया कलेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। सो मैं एक नया कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। फिलहाल आप इसको ऐसा समझिए कि MySQL के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, NoSQL के अंदर मैं एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। इस कलेक्शन का नाम होगा टू डूज़ के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट, एंड सेकंड है डॉक्यूमेंट, यानी टेबल बन गई। टेबल के अंदर अब वैल्यू पुट करिए। डॉक्यूमेंट आईडी हमारा मस्ट होता है, एक रिक्वायर फील्ड होता है। जैसे हर टेबल के अंदर एक आईडी का कॉलम होता ही होता है, जो कि प्राइमरी होता है, जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं उस रो को। सो यहाँ पर मैं ऑटो आईडी, जो भी फायरबेस हमको ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे रहा है, वो यूज़ कर लेता हूँ। फील्ड का नाम क्या है? सो जैसा हमने लास्ट एप्लीकेशन में, जो टू डू एप्लीकेशन लास्ट टाइम क्रिएट करी थी, उसमें हमने 3 चीज़ें ली थी। एक लिया था आईडी, हमारे ऑब्जेक्ट में आईडी ली थी हमने। दूसरा टेक्स्ट, जो यूज़र एग्जैक्ट टेक्स्ट लिखेगा वो। और तीसरी प्रॉपर्टी थी, क्या वो चीज़ कंप्लीट हो गई है या नहीं, ये जो टास्क हमने टू डू लिस्ट में डाला है वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं। इस वक्त मैं केवल 2 चीज़ें लूँगा। एक लूँगा टेक्स्ट, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट यूज़र डालेगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कोडिंग ... एक और फील्ड में ऐड करूँगा उसमें, जिसका नाम है कंप्लीटेड। ये फील्ड का टाइप होगा बुलियन, क्योंकि हमारा टास्क या तो कंप्लीट हो चुका होगा या फिर कंप्लीट नहीं होगा। इनिशियली मैं इसको करता हूँ फॉल्स। अब यहाँ पर मैं आईडी स्पेसिफिकली अलग से एक फील्ड नहीं बना रहा, क्योंकि फायरबेस हमको ऑटोमेटिकली आईडी दे रहा है। सो यहाँ पर आईडी बनाने का सेंस नहीं बनता। हमने जब मैनुअली बिना फायरबेस के हमारा एप्लीकेशन क्रिएट किया था, उसमें हमने खुद से एक आईडी बनाई थी, ताकि हम लोग यूनिकली हमारे पर्टिकुलर आइटम्स को इंसर्ट या डिलीट या अपडेट कर पाएँ। लेकिन फ़िलहाल हम इस वाली आईडी जो फायरबेस हमको देता है, उससे काम चला सकते हैं। सो मैंने 2 ही फील्ड रखी हैं। आप ऐसा मान सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट में केवल 2 चीज़ें हैं, फील्ड, एक है टेक्स्ट, एक है कंप्लीटेड। टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, और अभी इसमें मैंने रखा है कोडिंग। एंड कंप्लीटेड की वैल्यू होगी बुलियन टाइप की, जो इनिशियली है फॉल्स। सेव करते हैं इसको, एंड लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। आप ऐसे ही मल्टीपल डॉक्यूमेंट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा मोटिव नहीं है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर से आपको एक बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करना दिखाना चाहता था, ताकि हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके हमारी एप्लीकेशन को बनाना शुरू कर सकें। हम जाते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। ये जो एप्लीकेशन अभी स्पिन अप हो रही है, ये एप्लीकेशन मैंने जो फ्रेशली ऐप क्रिएट किया है वो है। और ये एप्लीकेशन है जो मैंने आपको डेमो के वक्त दिखाई थी। यहाँ पर भी जो डेटा आ रहा है ये फायरबेस से ही आ रहा है। ये जो फर्स्ट नाम का हमारा प्रोजेक्ट था उसमें से आ रहा है। एंड लेट मी गो टू द कोडिंग पार्ट। सो हमारा जो फायरबेस है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट हमको करना है, फायरबेस में ही हम एक बार वापस से प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने अभी स्टेप 1 परफॉर्म किया है, हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, फायरबेस को इंस्टॉल करा है हमारे रिएक्ट ऐप में। दूसरा है, आपको इनिशियलाइज करने के लिए या फायरबेस के SDK को यूज़ करने के लिए आपको ये कोड स्निपेट हमारे प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। सो प्रोजेक्ट में कहाँ डालेंगे, मैं अभी के लिए टर्मिनल क्लोज करता हूँ। ये हमारा बेयरबोन रिएक्ट एप्लीकेशन है। SRC के अंदर एक फ़ाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम लोग दे देते हैं firebase.js। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अलग ही रखें इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। firebase.js मैंने इसका नाम रखा है, और जो भी कोड मुझे मिला था मैंने वो सारा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। कमेंट मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा ये क्लियर लगे। राइट, सो यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा, सिंपल सा एक ही चीज़ हो रही है। हमने एक इनिशियलाइज ऐप नाम का फंक्शन
हमारे फायरबेस, जो हमारी फायरबेस हमने इंस्टॉल किया उससे हमको मिल रहा है, firebase/app से, और उसको हमने इनिशियलाइज़ कर दिया है विथ ऑल द कन्फिग्रेशन, API की, ऑथ डोमेन, प्रोजेक्ट आईडी। ये एक क्रेडेंशियल जो है, ये सेंसिटिव डेटा है, इसको आप किसी के भी साथ पब्लिकली शेयर ना करिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिकली शेयर ना करने का मतलब है आप इसको गिटहब पर भी पुश ना करें। जब आप अपने प्रोजेक्ट को पुश करें तो इस फाइल को आप पुश ना करें। आप गिट इग्नोर फाइल के अंदर आपकी फायरबेस फाइल को मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप एनवायरनमेंट के अंदर अपनी सारी जो की और इसकी वैल्यू है उनको डाल सकते हैं, ताकि आप एनवायरनमेंट में से डायरेक्टली उठाएं। सो फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा क्रेडेंशियल्स ऐसे है नहीं, मैं इसको कमेंट को हटाता हूँ या फिर रहने देते हैं। दूसरी चीज़ जो हमको करनी है, हमको यूज़ करना है फायरस्टोर डेटाबेस, राइट। हमने ये जो एप्लीकेशन है, ये जो कोड है, ये तो केवल फायरबेस को इंक्लूड कराने के लिए फायरबेस ने हमको दिया है। दूसरा हमको चाहिए फायरस्टोर, सो वो हमको खुद से इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोगों को लिखना है इंपोर्ट हमको क्या कराना है, इंपोर्ट हमको कराना है डेटाबेस, राइट। सो हम लिखेंगे गेट फायरस्टोर फ्रॉम फायरबेस/फायरस्टोर से हमने गेट फायरस्टोर नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट कराया है। एंड लास्ट में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ db। ये db बेसिकली इंस्टेंस है, इस db को हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे। ये हमारा डेटाबेस इंस्टेंस है, इक्वल टू गेट फायरस्टोर, जो हमने फंक्शन अभी इंपोर्ट कराया है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे विथ आवर ऐप। सो इसका सिंपल मतलब ये है, इस फंक्शन को हमने पास कर दिया हमारा पूरा ऐप में क्या है, इनिशियलाइज जो हमारा क्रेडेंशियल के साथ ऐप हुआ, यानी इस पर्टिकुलर ऐप के लिए फायरस्टोर चाहिए, वो इस डीबी में आ गया है। अब मुझे इस डीबी को अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, तो मैं सिंपल सा लिख दूंगा एक्सपोर्ट डीबी, राइट। सिंपल सा हम लोगों ने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि डीबी यानी डेटाबेस के इंस्टेंस को हम लोग कहीं और यूज़ कर पाएँ हमारे एप्लीकेशन में। सो ये डीबी क्या होल्ड कर रहा है, ये डीबी होल्ड कर रहा है हमारे पूरा फायरस्टोर का डेटाबेस। इसके बाद और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इंस्टॉल करा और उसके बाद इसको इंपोर्ट करा। सो दैट्स इट अबाउट द फायरबेस सेटअप। इतना सिंपल था ये। अब हम लोग जाते हैं हमारे app.js में, और यहाँ से मैं हेडर्स को पूरी तरीके से रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है ठीक से। ये सर्वर एप्लीकेशन इज़ रनिंग। डिफ़ॉल्ट कुछ CSS यहाँ पे है, मुझे ये सारा CSS हटाना है। इस CSS फाइल को भी डिलीट मैं कर देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक चीज़ मुझे यहाँ पर चाहिए, जो है CSS जो मैंने कस्टम लास्ट वीडियो में लिखी थी। मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर में हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा todolist.css। सो ये CSS फाइल आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक होगा उसमें मिल जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक CSS है, कुछ ज़्यादा CSS भी नहीं है, ऑलमोस्ट 50 लाइन 60 लाइन्स का CSS है, और बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर करी हैं। और पिछले वीडियो में मैंने इस CSS को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सो इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस CSS पार्ट, तो आप पिछले वीडियो में जाकर CSS के पार्ट को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। फ़िलहाल हमारा CSS का पार्ट हो चुका है, हम इसको हटा देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं todolist.js। इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग हमारे टू डू लिस्ट को क्रिएट करेंगे। RFCE के थ्रू हम लोग एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, और इस फंक्शनल कंपोनेंट को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ हमारे मेन app.js के अंदर। इसका नाम है टू डू लिस्ट। सो आई हैव इम्पोर्टेड टू डू लिस्ट फ्रॉम माई कंपोनेंट्स, एंड सब कुछ सही से चल रहा है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन क्रिएट करना। इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले तो IMPORT इंपोर्ट डेटाबेस, राइट। मेन हमारा जो भी काम यहाँ पे है वो डेटाबेस से ही है। सो हम लोग डेटाबेस को इंपोर्ट कराते हैं फ्रॉम ./firebase। सो डेटाबेस का इंस्टेंस मेरे पास में आ गया। देन हम लोग इस फंक्शन के अंदर यूज़ इफेक्ट हुक को यूज़ करते हैं। यूज़ इफेक्ट हुक वंस जब हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तब कॉल होता है,
एंड यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर क्या करेंगे हम लोग, यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर हम लोग एक लिसनर सेटअप करेंगे। लिसनर जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हमारा लिसनर का नाम था ऑन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट लिसन करता है हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी चेंज होता है उसको, राइट। हम लोग इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर प्लेस करेंगे, यानी जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी हमारा डेटाबेस को हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन लिसन करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे डेटाबेस में चेंज होंगे हमारी एप्लीकेशन में वो चेंज रिफ्लेक्ट होंगे। सो यूज़ इफेक्ट हुक को मैंने इंपोर्ट कराया फ्रॉम रिएक्ट। सेकेंड, इसका जो पैरामीटर होता है डिपेंडेंसी एरे, वो एम्प्टी रहेगा, कोई डिपेंडेंसी हमारी यूज़ इफेक्ट पे नहीं है। इसमें मैं यूज़ करना चाहता हूँ ऑन स्नैपशॉट। लुक जैसे मैंने लिखा ऑन स्नैपशॉट, ऑटोमेटिकली फायरबेस के फायर स्टोर से इंपोर्ट हो चुका है ऑन स्नैपशॉट। ऑन स्नैपशॉट जो फंक्शन है ये दो चीज़ें, दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा जो कलेक्शन है उसका इंस्टेंस, यानी कि हमारा कलेक्शन, और दूसरा होता है एग्जैक्ट स्नैपशॉट, यानी कि एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमको एग्जैक्ट जो भी चेंज हुए हैं वो मिलते हैं। सो फिलहाल कलेक्शन तो हमारे पास में कहीं है नहीं, मैंने कलेक्शन क्रिएट नहीं किया है। सो मैं एक कलेक्शन पहले हमारे कलेक्शन को लेकर आ जाता हूँ, यानी कि हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं टू डू कलेक्शन, COLLECTION कलेक्शन इज इक्वल्स टू, मैं यूज़ कर रहा हूँ कलेक्शन फंक्शन ऑफ फायरबेस, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले डॉक्यूमेंटेशन देखते वक्त करी थी। कलेक्शन फंक्शन ऑफ फायरबेस, कलेक्शन फंक्शन हमको देगा ये पर्टिकुलर कलेक्शन। लेट मी गो टू द फायर स्टोर। हमको चाहिए टू डूज नाम का कलेक्शन, इस कलेक्शन को मैं चाहता हूँ मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ करना। सो आई विल बी यूजिंग कलेक्शन एंड देन आई हैव टू प्रोवाइड द डेटाबेस इंस्टेंस। किस डेटाबेस के लिए? सो DB हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था फायरबेस के अंदर। इस डेटाबेस के लिए मुझे चाहिए टू डूज नाम का कलेक्शन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमने DB क्यों यहाँ डाला है, किस डेटाबेस के लिए चाहिए, इस डेटाबेस के लिए चाहिए। इस डेटाबेस का मतलब यानी कि ये जो ऐप है, इस पर्टिकुलर ऐप के लिए मुझे चाहिए डेटाबेस का ये पर्टिकुलर टू डूज नाम का कलेक्शन, और इसको होल्ड कर लिया मैंने टू डू कलेक्शन के अंदर। अब हमारा यूज़ इफेक्ट जो हुक है, और लेट मी पेस्ट दिस कोड इनसाइड माय यूज़ इफेक्ट ओनली। इस कोड को मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर ही इंपोर्ट करा लेता हूँ या प्लेस कर देता हूँ, नॉट इंपोर्ट, प्लेस कर देता हूँ। एंड देन हम लोगों को इसको यूज़ करना है टू डू कलेक्शन को हमारे ऑन स्नैपशॉट में। सो ऑन स्नैपशॉट दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला होता है इंस्टेंस ऑफ कलेक्शन, कौन से कलेक्शन पे लिसन करना है, ठीक है। एंड सेकेंड ये हमको देगा एक कॉल बैक फंक्शन ऑफ एक्चुअल स्नैपशॉट, क्या चेंज हुआ वो हमको किस में मिलेगा, इस वेरिएबल में मिलेगा, राइट। एंड इसको हम लोग एक नए वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा आ रहा है ऑन स्नैपशॉट के अंदर, स्नैपशॉट में जो भी डेटा, सो स्नैपशॉट बेसिकली होल्ड करता है इस सारे डेटा को, जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इन सारे डॉक्यूमेंट के जितने भी यहाँ पे फील्ड हैं इन सबको होल्ड करता है कौन, स्नैपशॉट। अब हम लोग स्नैपशॉट, लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कंसोल लॉग इट देन शो यू कि क्या एक्चुअली आ रहा है हमारे स्नैपशॉट में। सो हम लोग लिखते हैं स्नैपशॉट डॉट। अगर हम लोग डायरेक्टली स्नैपशॉट को कंसोल लॉग कराएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। स्नैपशॉट के अंदर हमको मिलता है डॉक्स, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल लॉग कराता हूँ, लेट मी गो टू द कंसोल एंड लेट मी चेक क्या सब कुछ सही से चल भी रहा है या नहीं। ऑलरेडी यहाँ कुछ एरर आ रहा था, प्रीवियस कुछ एरर होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। एंड हमको कुछ मिला, हमको मिला है एक क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट। आप देखिए ज़ीरोथ एक एरे मिला है, और इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे क्या है, इसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे कुछ डेटा है। क्यों ज़ीरोथ इंडेक्स? क्योंकि एक ही तो है, एरे के अंदर ज़ीरो से स्टार्ट होता है एलिमेंट एंटर होना, तो ज़ीरोथ पे हमको मिल गया हमारा ये डेटा, ये वाला डेटा, राइट। सो दिस इज़ अवर डॉक्यूमेंट, वी आर गेटिंग अवर डेटाबेस का जो भी आइटम है हमारे पास में, डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सब हमको मिल रहा है, यानी कि फायरबेस अच्छी तरीके से सेटअप है, हमारा ऑन स्नैपशॉट अच्छे से काम कर रहा है।
सो अब इस स्नैपशॉट डॉट डॉक्स के अंदर से हम लोगों को सारा डेटा जितना भी हमारे डेटाबेस के अंदर है वो एक्सेस करना है. सो वी हैव टू राइट ऑन स्नैपशॉट, तो हमने लिख दिया है. इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं न्यू डेटा. न्यू डेटा इज़ इक्वल्स टू स्नैपशॉट. ये जो स्नैपशॉट है, जितने भी स्नैपशॉट्स एरे हैं उसके ऊपर एक एक करके हम लोग लूप करेंगे. सो हम लोग लिखेंगे स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप. डॉक्स क्या है हमने अभी देखा, वो एक मैप है. सॉरी एक एरे है, सो हम उसके ऊपर लगा सकते हैं मैप. हमको मिलेगा ईच इंडिविजुअल डॉक इनसाइड ऑफ दिस मैप. एंड यहाँ पर हम लोग बेसिकली रिटर्न करते हैं एक ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में होगी दो चीज़ें. एक होगी आईडी. आईडी कहाँ से हम लोग लेंगे? हमारे डॉक के पास में एक आईडी ऑलरेडी है, राइट. मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये जो डॉक है इसकी आईडी हमारे पास ऑलरेडी है. सो हम लोग इस टाइप से डॉक की आईडी निकाल सकते हैं. कॉमा दूसरा, हमारे पास में जितना भी डेटा डॉक के अंदर है, यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो दोनों फील्ड हैं, ये अगर मुझे चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर डॉक डॉट डेटा. सो डॉट डेटा फंक्शन इंपॉर्टेंट है. डॉट डेटा फंक्शन बेसिकली आपका जो भी डॉक होगा उसके अंदर का सारा डेटा, यानी ये वाली फील्ड्स निकाल के दे देगा. सो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि जो आईडी होती है वो डॉक डॉट डेटा के अंदर हमको नहीं मिलती. यानी कि डॉक डॉट आईडी करके अगर आप लिखोगे तब आपको ये आईडी मिलेगी स्पेशली. लेकिन अगर आपको डेटा चाहिए, ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में से, तो हमको लिखना पड़ेगा डॉक डॉट डेटा. एंड इसको हमने एक नए डेटा नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया है. सो एक बार इसको कंसोल लॉग करा के भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या बेसिकली हमको मिल रहा है. न्यू डेटा, हम लोग जाते हैं हमारी एप्लीकेशन में. सो आप देख सकते हो ये मिल रहा है हमको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. हमारा जो लास्ट टाइम हमने जो टू डू ऐप क्रिएट किया था वो भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा था, जिसमें तीन चीज़ें थी. एक था टेक्स्ट, जो यूज़र टेक्स्ट डाल रहा है यानी कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट. दूसरा था कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड है फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखा रहे थे. अगर कंप्लीटेड ट्रू है तो हम लोग ये लाइन दिखा रहे थे, होवर, ये जो भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है. सो ये लाइन हम लोग दिखा रहे थे. थर्ड हमारा था आईडी. यूनिकली इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक आईडी यूज़ कर रहे थे. सो अब हमको ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, हमको ऑब्जेक्ट तो चाहिए. डिफरेंस बस इतना सा है कि अब हम लोग यहाँ पर खुद से मेंटेन करने की बदली हमारे डेटाबेस से मेंटेन करवाएंगे. फायरबेस हमारे लिए सारे CRUD ऑपरेशन करेगा, राइट. बट स्टिल वी नीड दैट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. सो वी हैव दिस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल जो कि होल्ड करके रखेगा हमारे सारे ही जितने भी हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करके रखेगा बेसिकली. सो आई क्रिएट वन वेरिएबल जिसका नाम होगा टू डूज. ये वेरिएबल होल्ड करेगा सारे टू डूज. इसका सेटर फंक्शन सेट टू डूज इक्वल्स यूज स्टेट एंड इनिशियल वैल्यू इसकी होगी एम्प्टी एरे. यानी इनिशियली हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि टू डूज के अंदर कोई भी टू डूज नहीं, यानी हमारी एप्लीकेशन में कोई टू डूज नहीं है, इसलिए इनिशियली एम्प्टी एरे. लेकिन जब हमारा मैप फंक्शन चलेगा, हमारा डेटाबेस सारे डेटा फैच करके लाएगा, तब हमको मिलेगा सारा डेटा. इस न्यू डेटा नाम के डेटा वेरिएबल में हमारे पास में है. हम इसको कर देंगे सेट टू डू यूज़ करके हमारे टू डूज के अंदर सेट. सो सेट टू डूज न्यू डेटा. सो दैट्स इट. हमारी यूज़ इफेक्ट हुक की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है. थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं इसको. एंड अब हम लोग रेडी हैं हमारी एप्लीकेशन का HTML क्रिएट करने के लिए. क्योंकि हमारे पास में अब वेरिएबल के अंदर डेटा तो है, हम लोग अब HTML या JSX लिख सकते हैं. सो JSX प्रीटी मच सेम होगा, ऑलमोस्ट पूरा ही सेम होगा. थोड़ा सा चेंज इसके अंदर होगा. एक हमने एडिट बटन ऐड किया है. सो उस एडिट फंक्शनैलिटी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट फ़िलहाल मैं जितना भी हमारा बाकी का कोड है उसको जल्दी से लिख देता हूँ. सो हमारे पास में ऑलरेडी एक डिव है. इस रैपर डिव को हम लोग मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा. सो लेट मी गिव एन इनलाइन स्टाइल एंड आई विल हैव टू गिव मार्जिन टॉप ऑफ फॉर एग्जांपल 10%. एंड देन इनसाइड ऑफ दिस डिव मैं एक क्लास इसको देता हूँ टू डू कंटेनर
container container, because it contains everything. Then in the h1 I will say to do app or to do list of Firebase. h1 मिस हो गया यहाँ पे. Okay, so in h1 we have the to do list Firebase. Then we will create another div. This div will hold these two things. हमारा जो इनपुट बॉक्स है और ये जो ऐड बटन है इसको हम लोग होल्ड करेंगे इस डिव में. सो इस डिव का मैं क्लास नेम दे देता हूँ टू डू इनपुट. राइट, ये इनपुट के लिए है, सो इसका नाम है टू डू इनपुट. एंड यहाँ पे होगा हमारे पास में बेसिकली कि इनपुट कैन बी सेल्फ क्लोजिंग, बिकॉज इट कैन बी सेल्फ क्लोजिंग. एंड इनपुट टाइप होगा हमारा टेक्स्ट, सिंपल सा. प्लेस होल्डर हम लोग दे सकते हैं. प्लेस होल्डर में हम लोग दे देंगे ऐड टू डू डॉट. एंड देन हमको चाहिए एक प्लेस होल्डर, हमने दे दिया वैल्यू. राइट, जब यूज़र टाइप करेगा इसके अंदर तो क्या वैल्यू होगी, इनपुट वैल्यू. हम लोग इस वेरिएबल का नाम रख सकते हैं. इनपुट वैल्यू के अंदर जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो आएगी. इनपुट वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करता अभी, सो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक स्टेट वेरिएबल कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट input value equals another user static, and initial value will be an empty string. Right, so we have this. And हमारे input box में हम लोग लगाएंगे on click listener, on change, basically not on click, on change. जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करेगा सो ये फंक्शन कॉल करेगा हमारे हैंडल फंक्शन नहीं, ये इवेंट कॉल करेगा हमारे हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन को. हमारा हैंडल इनपुट चेंज फंक्शन एक्सिस्ट नहीं करता अभी, सो वी कैन क्रिएट हैंडल इनपुट चेंज जस्ट आफ्टर आवर यूज इफेक्ट. सो आई विल बी यूजिंग दी एरो फंक्शन सिंटैक्स. आप लोग बेसिक कैसा भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो. एंड दिस फंक्शन विल रिसीव एन इवेंट. इस इवेंट के अंदर हम लोगों को इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमको सेट करना है सेट इनपुट वैल्यू टू बी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. जो भी यूज़र टाइप कर रहा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू हमारे इस इनपुट वैल्यू सेट इनपुट वैल्यू के थ्रू हम लोग इनपुट वैल्यू वेरिएबल में इसको डालते जा रहे हैं. नेक्स्ट वील ऐड अ बटन टू ऐड अवर टू डू. सो बटन के अंदर हम लोग ऑन क्लिक लगाते हैं. सो जैसे ही बटन क्लिक होगा हैंडल ऐड टू डू नाम का एक फंक्शन हमको टू डूज दे देते हैं इसका नाम. बहुत सारे टू डूज होंगे, सो हैंडल ऐड टू डूज को हम लोग कॉल करेंगे. सो हैंडल ऐड टू डूज भी एक्सिस्ट नहीं करता, हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं. कॉन्स्ट हैंडल ऐड टू डूज इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द ऐड फंक्शनैलिटी. सो ऐड फंक्शनैलिटी जो हम लोगों का CRUD ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन होता है C फॉर क्रिएट, वो परफॉर्म करने का टास्क किसके पास है, इस हैंडल ऐड टू डूज के पास है. लेट्स स्टार्ट विथ अवर Firebase फर्स्ट CRUD फंक्शनैलिटी, द क्रिएट फंक्शनैलिटी. So just like what we have done earlier, we have to give an if condition. If input value जो यूज़र ने इनपुट किया है नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी यूज़र ने कुछ एंटर किया है इनपुट में तब जाके वो ऐड पे क्लिक कर रहा है. अगर पहले बिना कुछ एंटर किए ही वो ऐड पे क्लिक नहीं कर रहा है. राइट, दैट सिंपली मीन्स लाइक दिस. ओके, हमारा बटन क्यों नहीं आया, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड. आवर बटन इज़ नॉट विजिबल. सो लेट मी गो डाउन. वी हैव बटन क्रिएटेड. ओके, मैंने सेव नहीं किया था, आई गॉट इट. एंड लेट मी रिफ्रेश दिस पेज वंस. और अगर यूज़र कुछ टाइप करे बिना ऐड पे क्लिक कर रहा है तो आई डोंट वांट कि मेरा डेटाबेस में फालतू का एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड हो जाए. इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक चेक लगा रहे हैं, इनपुट वैल्यू इफ़ नॉट इक्वल टू नल देन ओनली आई हैव टू परफॉर्म दी क्रिएट फंक्शनैलिटी. अब हम लोग आ रहे हैं हमारे पहले फंक्शन पे, ऐड डॉग. ऐड डॉग जो फंक्शन होता है ये हमको मिल रहा है Firebase के थ्रू, जो हमने डिस्कस किया था पहले. ऐड डॉग भी अपने अंदर 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, या 2 आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए होते हैं. पहला होता है कौन से कलेक्शन में आपको डालना है. राइट, पहला होता है कलेक्शन आर्ग्यूमेंट.
दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है क्या डालना है। सो कलेक्शन जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कलेक्शन फंक्शन ऑफ आवर फायर स्टोर, एंड सेकेंड इज आवर एग्जैक्ट डेटा। सो वी हैव टू इंसर्ट एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होगा, जो इनपुट वैल्यू यूज़र ने डाली है वो, कॉमा completed, COMPLETED, completed होगा false. So this we want to add in our database. हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं फ़िलहाल, जो हम लोग टेबल के अंदर एक नई रो क्रिएट करने वाला चीज़ होती है वही परफॉर्म कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में। कलेक्शन खुद अपने अंदर दो चीज़ों को, दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। कलेक्शन फंक्शन ऊपर हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर कलेक्शन को दो चीज़ चाहिए होती है, एक डेटाबेस का इंस्टेंस। सो हमारे पास डेटाबेस का इंस्टेंस है, हमने डीबी इंपोर्ट करा रखा है। दूसरा, किस डेटाबेस के किस कलेक्शन के अंदर आपको कलेक्शन चाहिए, यानी कौन सा कलेक्शन एग्जैक्टली चाहिए, टू डूज़ नाम का कलेक्शन एग्जैक्टली चाहिए। सो मैंने एक आर्ग्यूमेंट में दे दिया कलेक्शन और दूसरे में डाल दिया है एग्जैक्ट डेटा। दैट्स इट, दैट्स लिटरली इट व्हाट वी नीड टू डू राइट इन ऑर्डर टू इंसर्ट। एक बार हम लोग चेक करते हैं इज़ इट वर्किंग। एड डॉक हमारा नहीं मिल रहा है इसको, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा है। कंट्रोल और स्पेस अगर आप प्रेस करोगे सो आपको सजेस्ट कर देगा, जो हमारा फायरबेस है, सॉरी हमारा जो VS कोड है, इसने डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया है एड डॉक नाम के फंक्शन को फ्रॉम फायरस्टोर। नाउ लेट मी ऐड समथिंग, coding is something which I have to do. When I click on add, nothing happened right now, but let me go to the database and let me refresh this database once. Can you see I have a new entry and that is coding. इसका टेक्स्ट है कोडिंग। ओके, ऑलरेडी मैंने एक जो पहले क्रिएट किया था उसमें भी मैंने कोडिंग ही लिखा था, बट इस टाइम जो मैंने कोडिंग लिखा है उसमें मैंने C छोटा रखा है। सो आई बिलीव दिस इज़ द वन विच वी हैव एडेड। ओके, लेट मी ऐड समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, एंड लेट मी क्लिक ऑन ऐड अगेन। एक बार और ऐड किया, लुक वी हैव थर्ड एंट्री एंड लेट्स सी कौन सी एंट्री है, समथिंग एल्स। यू कैन सी हमारा जो डेटाबेस है वो राइट ऑपरेशन, हमारा जो क्रिएशन है वो हो भी चुका है। अब हम लोग एक चीज़ और करते हैं, हमारे इस फंक्शन के एंड में जब डॉक्यूमेंटेशन ऐड हो जाए, हमारा जब डॉक ऐड हो जाए, तब हम लोग कर देते हैं हमारे जो इनपुट है उसको हम लोग रीसेट कर देते हैं। यानी कि जो हमारा सेट टू डूज़ नाम का, नॉट सेट टू डूज़, हमारा जो इनपुट है उसका नाम है सेट इनपुट वैल्यू, इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैंक, ताकि एक बार जैसे ही यूज़र ऐड करे ये जो इनपुट है वो ब्लैंक हो जाए, लाइक दिस। सो मैंने 2 बार ऐड कर दिया समथिंग एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। हमारे डेटाबेस में चीज़ें ऐड हो रही हैं, एंटर हो रहा है, कुछ जा रहा है। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। नाउ एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है ऐड डॉक का, ये अभी चल रहा है, बट दिस फंक्शन इज़ बेसिकली एन असिंक्रोनस फंक्शन। ये जो कोड है ये बेसिकली असिंक्रोनस कोड है, और कहीं ना कहीं एक्चुअली डेटाबेस में ऐड करने के लिए हमको नेटवर्क कॉलिंग तो करनी पड़ रही है, राइट। सो इस कोड को मुझे बनाना पड़ेगा, इस फंक्शन को मुझे बेसिकली बनाना पड़ेगा असिंक, एंड इस ऐड डॉक के आगे मुझे लगाना पड़ेगा अवेट, ताकि हमारा कोड जो है वो एरर ना थ्रो करे और हमारा जो कोड है वो असिंक्रोनसली चले। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, आई होप यू नो व्हाट असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इज़। एंड लेट मी इम्पोर्ट अवर CSS एज वेल। सो ./to-list.css अगर हम लोग ऐड कर दें हमारे इस प्रोजेक्ट में, सो वी हैव अ नाइस लुकिंग CSS। हाँ, CSS से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। सो नाउ हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी क्योंकि आइटम्स हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। हम जो भी आइटम डेटाबेस में उनको यहाँ नीचे दिखाते हैं। लेट मी गो टू द कोड अगेन, एंड ये हमारा कोड है हमारे इनपुट के लिए। सो वेयर इट इज़ क्लोजिंग हेयर, एंड इसके बाद हम लोग डालते हैं हमारे UL को, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमारे
इस एप्लीकेशन में। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ किया था। इसको हम लोग एक क्लास दे देते हैं। क्लास नेम इसका होगा टू डू हाइफन लिस्ट, क्योंकि ये एक लिस्ट है एंड इसकी CSS ऑलरेडी मैंने सेम क्लास से लिख के रखी है, दैट्स वाई। नाउ इन द UL वी हैव टू क्रिएट डायनेमिक LI, यानी कितने LI क्रिएट होंगे वो मैं हार्ड कोड नहीं करूँगा, वो मुझे बेसिकली मैप लगा के, लूप लगा के जो भी मेरे डेटाबेस में जितने ऑब्जेक्ट हैं उतनी लिस्ट क्रिएट करनी है। सो टू डूज के अंदर में हमारा सारा जो भी डेटाबेस से फैच हो रहा है वो आ रहा है, राइट। हमने टॉप में किया था टू डूज, सेट टू डूज, ये जो पार्ट हमने किया था। यहाँ पे हमको मिल रहा है डॉक्यूमेंट जितने भी हमने ऐड किए हैं डेटाबेस में टू डूज के अंदर। इस टू डूज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे मैप। सो टू डूज डॉट मैप अगेन। सो मैप इटरेट करेगा ईच इंडिविजुअल टू डू, हमको मिलेगा इस टू डू नाम के वेरिएबल में। एंड यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वाला ब्रैकेट ताकि मुझे रिटर्न एक्सप्लिसिटली ना करना पड़े। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे LIs, राइट, डायनेमिक LIs। क्लास नेम हम लोग इस LI को एक क्लास दे देते हैं। सो इस LI को क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे दी थी। फ़िलहाल मैं इस LI को इस टाइप से एक क्लास दे रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डायनेमिकली क्लास देनी है। ये जो फंक्शनैलिटी हमारी है, ये जो हमारा एक स्ट्राइक थ्रू इस टेक्स्ट पे आता है जब हम डन करते हैं, ये हम लोग कर रहे हैं यूजिंग CSS। सो लेट मी गो टू द इंस्पेक्टर मोड और इस एलिमेंट को अगर मैं ट्रैक करूँ एंड इफ़ आई कैन शो यू, जैसे ही मैंने इसको अनचेक किया, आप देखिए इस LI के ऊपर से एक क्लास हट गई जिसका नाम था कंप्लीटेड। जैसे ही मैंने कंप्लीट किया एक क्लास ऐड हो गई कंप्लीटेड। सो इसको डायनेमिकली इस टाइप से ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप से बैक टेक्स्ट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरी क्लासेस को देने का डिसाइड किया है। सो पहला जो होगा हमारा क्लास वो सब पे लगेगा, एंड सब पे लगेगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू डू आइटम, आई थिंक इसका नाम था, टू डू माइनस आइटम। एंड सेकंड में हम लोगों को लॉजिकली लगाना है हमारा कंप्लीटेड है या फिर नहीं है। सो उसके लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। टू डू, राइट, हमारे पास में टू डू के ऊपर एक्सेस है। टू डू के अंदर में हमारे ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, आई थिंक कंप्लीटेड है, हम डेटाबेस में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। COMPLETED, राइट, स्पेलिंग सही है। कंप्लीटेड हमारी राइट। सो कंप्लीटेड नाम की हमारी प्रॉपर्टी है। अगर कंप्लीटेड ट्रू है, इक्वल टू ट्रू, वैसे तो जब ट्रू होता है तो ऐसे इक्वल नहीं भी लिखोगे तो आप चलेगा, बट स्टिल अगर ये ट्रू है तो क्लास दे दो कंप्लीटेड, राइट, एल्स कोई क्लास नहीं दो। सेव इट एंड दिस इज़ अवर टर्नरी। जैसे ही कंप्लीटेड होगा तो ये क्लास आ जाएगी, अगर कंप्लीटेड नहीं होगा तो कोई क्लास नहीं आएगी हमारे इस LI पे। देन आफ्टर दैट हम लोग इस LI को एक की भी दे देते हैं ताकि हमारा जो भी एरर था वो ना आए UI पे, क्योंकि हर चीज़ की एक की होती है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर इटरेट कर रहे हो, LI अगर डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं, सो उसकी एक की अगर आप दे दो तो यूनिकली हमारा ब्राउज़र उसको आइडेंटिफाई कर पाता है और एरर नहीं थ्रो करेगा। सो ID जो है वो यूनिक है हर एक LI के अंदर। सो हम लोग टू डू की जो ID है हमारी, इसको की बना सकते हैं हमारे LI की। नाउ इनसाइड ऑफ दिस LI हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमको करना है इस चेक बॉक्स को दिखाना है, दूसरा हमको इस टेक्स्ट को दिखाना है, फिर हमको ये रिमूव बटन ऐड करना है। सो टू ऐड द चेक बॉक्स हमको लिखना पड़ेगा इनपुट, INPUT इनपुट, एंड वी हैव टू गिव द टाइप ऑफ चेक बॉक्स। लेट मी क्लोज दिस इनपुट एंड आफ्टर दैट आई हैव टू डू एन ऑन चेंज, राइट। जैसे ही यूज़र इस चेक बॉक्स को चेक करे तब हमको एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, जो फंक्शन फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर जाकर इस कंप्लीटेड नाम की प्रॉपर्टी को या फिर हम बोल सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो की है कंप्लीटेड, इसकी वैल्यू को टॉगल कर दे। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे। सो दिस कोड नीड टू बी inside a function. So let me create a function. इसका मैं नाम देता हूँ handle toggle change। अरे टॉगल मतलब बैक एंड फोर्थ ये टॉगल हो सकता है, इसलिए सो हमको मिलेगा टू डू डॉट ID, क्योंकि हमको ईच इंडिविजुअल आइटम पे ही करना है, यानी हर इंडिविजुअल आइटम को हम चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर और भी कुछ होता फॉर एग्जांपल
तो हम लोग ईच इंडिविजुअल आइटम को चेक या अनचेक कर सकते हैं। सो इसके लिए मुझे हमारे फंक्शन में जो भी आईडी है, किस आईडी के लिए यूज़र कर रहा है, वो पास करनी होगी इस फंक्शन में हैंडल टॉगल चेंज में। ये फंक्शन अभी एक्सिस्ट नहीं करता, सो हम लोग इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल टॉगल चेंज इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन एंड दिस फंक्शन विल हैव एन आईडी, अ यूनिक आईडी। सो आई गिव इट पैरामीटर में मैं दे देता हूँ आईडी एंड लेट मी चेक और कुछ यहाँ पर रह रहा है क्या। यस, सो एक हमको और चेक्ड प्रॉफ लगाना पड़ेगा। चेक्ड कब हो, हमारा जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड कब हो, जब हमारा टू डू क्या हो, कंप्लीटेड ट्रू हो, इक्वल टू ट्रू। अब जैसे मैंने आपको बोला, अगर इक्वल टू ट्रू इस टाइप से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इतना भी लिखूंगा ना तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर ट्रू ही होगा। सो चेक्ड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। सो दिस कोड इज़ इक्विवेलेंट टू दिस कोड। सो इतना एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हो। हाँ, सो वी हैव दिस चेक बॉक्स, 4 चेक बॉक्सेस हैं। हम लोग जल्दी से कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देता हूँ एक स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर हम लोग हमारे टेक्स्ट को दिखाएंगे। इस स्पैन टैग को हम लोग एक क्लास प्रोवाइड करते हैं। इस क्लास का नाम होगा टू डू टेक्स्ट, राइट, हमारा टू डू का टेक्स्ट। एंड यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस या फिर एक्सप्रेशन के अंदर मैं लिखूँगा टू डू डॉट, हम लोग लूप कर रहे हैं टू डू पे, राइट। तो इस टू डू में क्या है, टेक्स्ट है, TEXT। लेट मी सेव इट एंड लेट मी गो बैक टू अवर एप्लीकेशन। यू कैन सी हमारा डेटाबेस से जो भी फैच हो रहा है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं किसी एक का कंप्लीटेड जो है इसको कर देता हूँ ट्रू, और मैं इसको करता हूँ अपडेट। बिना रिफ्रेश के यू कैन सी कि हमारा ये जो पर्टिकुलर जो आइटम था वो चेक्ड है, यानी कि हमारा जो लिसनर है वो अच्छे से काम कर रहा है। सेकंड, हमारा CSS भी अच्छे से काम कर रहा है, जो लॉजिक का पार्ट था वो भी अच्छे से काम कर रहा है, जो हमने क्लास ऐड करी है कंडीशनली कंप्लीटेड, एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। इफ़ आई वांट आई कैन रिमूव दिस। लेकिन अभी हमने क्योंकि कोडिंग के थ्रू इस फंक्शन को नहीं कंप्लीट किया है, सो लेट मी कंप्लीट दिस फंक्शन। सो हैंडल टॉगल चेंज डेटाबेस को अपडेट करेगा, राइट। बट बिफोर दैट लेट मी डू वन थिंग। मुझे चाहिए होगा रेफरेंस मेरे डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट का रेफरेंस क्यों चाहिए? लोग यहाँ पर हम लोग अपडेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर डॉक को। हम लोग पूरे ही कलेक्शन को नहीं लेंगे, हम लोग एक डॉक को रेफ़र करेंगे। डॉक कौन सा वाला? आईडी में क्या है? ये आईडी है। सो आईडी के थ्रू हम लोग डॉक बड़े आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग डॉक फंक्शन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी। डॉक फंक्शन अपने अंदर 3 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है बेसिकली। पहला आर्ग्यूमेंट डेटाबेस का इंस्टेंस, कौन सा डेटाबेस है बताना ही पड़ेगा आपको। दूसरा आपका कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन है ये भी बताना पड़ेगा, टू डूज कलेक्शन के अंदर चाहिए। अब तीसरा पैरामीटर होता है एग्जैक्ट आईडी, क्या आईडी है आपकी डॉक्यूमेंट की, क्या आईडी है, राइट। सो आईडी मुझे मिल ही रही है, मेरे लूप में जो हमने लूप लगाया था उसमें आईडी मिल रही है। सो दिस इज़ माई आईडी। इस आईडी का रेफरेंस मैं इस वेरिएबल में होल्ड कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज आई नीड टू डू डॉट फाइंड मुझे लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास में लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू डूज डॉट फाइंड। हमारा जितने भी टू डूज हैं CONST कॉन्स्ट, हमारे जितने भी टू डूज हैं एप्लीकेशन में, हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उससे हमको फाइंड करना पड़ेगा कौन सी आईडी मैच हो रही है, राइट, किस आईडी को अपडेट करना है। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फाइंड फंक्शन। फाइंड एक तरीके से लूप लगाएगा, ईच इंडिविजुअल टू डू हमको मिलेगा, एंड इसमें हम लोगों को एक एरो फंक्शन लगाना है। एरो फंक्शन के आगे मैं लिखूँगा टू डू डॉट ID इक्वल ट्रिपल इक्वल ID। सो जो भी ID टू डू डॉट ID से मैच हो जाए, यानी हमारे जितने भी टू डूज़ हैं उनकी ID जिस भी ID से मैच होती है, उस ID को हम लोगों को, उस ID का ऑब्जेक्ट बेसिकली ये है, राइट। उस ऑब्जेक्ट को, उस एलिमेंट को अपडेट करना है, ये हमको इस टू डू के अंदर मिल रहा है, इसको अपडेट करना है। ओके, नाउ लेट मी शो यू दी अपडेट कोड। हमने अभी तक ऐड किया है, अब हम कर रहे हैं अपडेट। अपडेट के लिए हम यूज़ करते हैं अपडेट डॉक फंक्शन फ्रॉम फायरबेस।
सो लेट मी इम्पोर्ट दिस फंक्शन एंड लेट मी सी इम्पोर्ट हो गया क्या. अपडेट डॉक इम्पोर्ट हो चुका है फ्रॉम फायरस्टोर फायरबेस, राइट. ये भी एक असिंक्रोनस फंक्शन है, राइट. ये भी असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करेगा. सो यहाँ पर भी मुझे लगाना पड़ेगा अवेट और इस फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस, राइट. देन अपडेट डॉक अपने अंदर दो चीज़ें ये भी आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्ट करता है. एक तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस है, यानी कि जो आपका डॉक रेफरेंस था, ठीक है, डेटाबेस के अंदर, टू डूज़ के अंदर ये आईडी है, इसका रेफरेंस मैंने यहाँ रख के रखा है. इसके अंदर जो चेंज करना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो चेंज करना है एग्जैक्टली वो. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट 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 टू डू. जो बाकी हमारे ऑब्जेक्ट के आइटम्स है उनको एज इट इज़ रहने दो. कंप्लीटेड वाले को हमको नॉट ऑफ टू डू डॉट कंप्लीटेड कर देना है. जो भी है उसको उल्टा कर दो. अगर टू डू ट्रू है, सॉरी कंप्लीटेड ट्रू है, सो उसको फॉल्स कर दो. फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो. लेट मी शो यू हाउ इट इज़ वर्किंग. एंड यहाँ पर डॉक हमको नहीं मिला है, सो वी नीड टू इम्पोर्ट डॉक फ्रॉम फायरबेस एज वेल, क्योंकि डॉक भी तो फायरस्टोर से ही इम्पोर्ट हो रहा है. सो हमने इम्पोर्ट कर लिया. सेव करते हैं इसको एंड एवरीथिंग शुड वर्क. रिफ्रेश करते हैं एक बार इस पेज को, बिकॉज लेट मी रिफ्रेश दिस. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एरर. सो ये क्या एरर आ रहा है? ऑन चेंज इन स्टेट सो एन ऑप्शन. ओके, सो आई थिंक मैंने जहाँ पर ऑन चेंज लगाया है, राइट. सो यहाँ पर आप देखिए एक मिस्टेक है यहाँ पर. हैंडल टॉगल चेंज, ये जो फंक्शन मैंने ऑन चेंज में लगाया इसको मैंने डायरेक्टली लगा दिया है. इंस्टेड मुझे इस टाइप से करना चाहिए था. सो दिस इज़ वन मिस्टेक. एंड नाउ लेट मी गो बैक टू अवर एप्लीकेशन. इट सीम्स टू बी वर्किंग फाइन. आई होप सो इट इज़ वर्किंग. सो वी हैव आवर एप्लीकेशन रनिंग एंड मोस्ट ऑफ जो हमारी जो एरर आई थी उसने सबको ही ट्रू कर दिया. आई एम नॉट श्योर हाउ, बट अगर मैं यहाँ पर इसको अनटिक करूँ, इट इज़ अनटिक्ड. लेट्स सी समथिंग एल्स. हमारा जो टेक्स्ट है उसकी जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी है वो ट्रू है या भी फॉल्स है. सो ये देखिए यहाँ पर हमारा है समथिंग एल्स और कंप्लीटेड हो चुका है फॉल्स. अगर मैं इसको करता हूँ वापस से टिक, सो कंप्लीटेड क्या हो चुका है, यू कैन सी एट रियल टाइम कंप्लीटेड हो चुका है ट्रू. सो दिस इज़ द पावर ऑफ फायरबेस. एंड इतना सिंपल है. इसके बस फंक्शंस आपको याद रखने हैं, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है CRUD ऑपरेशंस के अंदर. एंड वी आर वेरी नियर टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन बिकॉज हमने ऑलमोस्ट क्रिएट करना और एक चीज़ अपडेट करना देख लिया है. नाउ लेट मी शो यू हाउ टू ऐड द डिलीट ऑपरेशन, राइट. सो लेट मी गो टू दिस. मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट दिखा रहे हैं. इसके बाद हम लोगों को एक बटन ऐड करना चाहिए ताकि हम लोग रिमूव की फंक्शनैलिटी या डिलीशन भी परफॉर्म कर पाएँ. सो डिलीट करने के लिए अगेन हम लोगों के पास में एक डॉक डिलीट करने का फंक्शन हमको मिलता है फायरबेस के थ्रू. सो उसी फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे एंड हमारा जो डॉक है उसको डिलीट करेंगे. सो लेट मी राइट एन ऑन क्लिक एंड ऑन क्लिक वी विल call a function and this function is basically handle remove to do. हम लोग इसको नाम दे सकते हैं to do. एंड ये क्या करेगा, ये हम लोगों को एक पर्टिकुलर आईडी को रिमूव करने में हेल्प करेगा. सो ईच इंडिविजुअल टू डू आइटम को डिलीट करना है, इसलिए मुझे यहाँ पे किस एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी आईडी चाहिए होगी. सो टू डू डॉट आई डी मैं इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर पास करूँगा. And let me create this function const equals to an arrow function and this will receive again an ID, a unique ID. So this function will also be an asynchronous function क्योंकि जो हमारा delete वाला कोड होता है वो भी क्या होता है, बेसिकली asynchronous कोड होता है. एंड यहाँ पर भी हमको चाहिए होगा हमारे टू डू का रेफरेंस, राइट. जैसे हमने ऊपर में हमारे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया था अपडेट करने के लिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको डिलीट ही करना है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही डिलीट करना है. सो सिमिलरली हमको वापस से चाहिए होगा एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का रेफरेंस यूजिंग द सेम कोड डॉक डेटाबेस टू डूज की इस आईडी का रेफरेंस. एंड देन हम लोगों को करना है सिंपल सा डिलीट. सो वी विल राइट अवेट
एंड डिलीट डॉक नाम का एक फंक्शन जो कि हमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा फायरबेस से. आई थिंक इंपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी. लेट मी क्रॉस वेरीफाई. डिलीट डॉक आ गया क्या? yes we have this delete doc and let me just pass the to do reference. यहाँ पर आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो आप कुछ अपडेट कर नहीं रहे हो, मतलब जो भी आपका टू डू है वो डिलीट करना ही है पूरा. सो पूरा का पूरा ही डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया. दैट्स द फंक्शनैलिटी ऑफ डिलीट. लेट मी चेक. अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँ सो सब कुछ ही रिमूव कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं. अगर मैं रिफ़्रेश करूँ इसको सो यू कैन सी एक ही डॉक बच रहा है बस, राइट. एंड लेट मी क्रिएट वंस नाउ. सो क्रिएट वीडियो. दिस इज़ वन ऑफ माई टास्क टू डू टुडे. एंड लेट मी सी क्या दो चीज़ें दिख रही हैं. सो आई हैव दिस एंड इनिशियली इट इज़ फॉल्स बिकॉज हम इनिशियली फॉल्स ही भेजते हैं. इसको भी अगर मैं डन कर दूँगा सो इट इज़ डन. कितना अमेजिंग है क्योंकि सब रियल टाइम पे हो रहा है. डेटाबेस में चेंज होने पे आपका रियल टाइम में एप्लीकेशन चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन में चेंज होने पे रियल टाइम में डेटाबेस चेंज हो रहा है. सो दिस इज़ बेसिक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट फंक्शनैलिटी इन आवर to do list application using Firebase. And at the end we have to add the last functionality and that is the edit functionality. ये जो edit functionality है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि हमने edit ऑलरेडी एक बार से देख ही लिया है. मतलब क्योंकि ये वाला जो टास्क था हमारे completed को चेंज करना, ये भी edit ही हो रहा है. सो अपडेट ही कर रहे हैं हम लोग डॉक्स. सिमिलरली इसके अंदर भी हम लोग अपडेट करेंगे. यहाँ पर अपडेट होता कैसे है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ यहाँ पर लिखा है और ये टाइप हो गया है. आप एडिट पे जब क्लिक करेंगे सो मैं क्या कर रहा हूँ, जो टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करके एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर देता हूँ और इस इनपुट फील्ड के अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ. और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा हमारा अपडेट होगा डेटाबेस और जो इनपुट फील्ड मैंने ऐड करी थी उसको मैं डायनेमिकली वापस रिमूव कर देता हूँ और एक स्पैन टैग ऐड कर देता हूँ और इस तरीके से मुझे मिल रहा है मेरा एडिट फंक्शनैलिटी. सो इस एडिट के कोड को ऐड करते हैं एंड वी आर डन विद दिस एप्लीकेशन. सो लेट मी गो टू दिस सेक्शन ऑफ द कोड. सो हियर वी हैव आवर स्पैन टैग जहाँ पर हम टेक्स्ट दिखा रहे हैं अभी यूज़र को. इसको मैं करता हूँ अभी के लिए यहाँ से कट. इधर हमारा एडिट बटन पहले दिखेगा, राइट. सो हम लोग एक्सप्रेशन ओपन करते हैं और बेसिकली हमको दो स्टेट वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी. तो मैं यहाँ पर पहले दो स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हम लोग उन स्टेट वेरिएबल्स को यूज़ करके ट्रैक कर पाएँ क्या यूज़र ने एडिट बॉक्स क्लिक करा है. अगर यूज़र ने एडिट बॉक्स क्लिक करा है सो क्या यूज़र ने कोई टेक्स्ट एडिट करके डाला या नहीं. सो उन सब चीज़ों के लिए सो लेट मी क्रिएट फर्स्ट वेरिएबल दैट इज़ एडिटिंग एंड सेट एडिटिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट. इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी नल. देन एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, इसका नाम देंगे हम एडिटिंग टेक्स्ट कॉमा सेट एडिटिंग टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज स्टेट. एंड इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो होगी नल. अगेन वी कैन गिव इट नल. वील स्क्रॉल और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हमारा लॉजिक. सो एडिटिंग, हम लोग एडिटिंग के ऊपर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं to do.id. अगर हमारा एडिटिंग की वैल्यू to do.id के बराबर है, मैच हो जाती है, तब हम लोग यूज़र को दिखाएंगे इनपुट बॉक्स. एल्स हम लोग यूज़र को दिखाएंगे एक स्पैन टैग. सो यहाँ पर आएगा स्पैन. लेट मी राइट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. सो स्पैन दिखाएंगे एक इनपुट. सो इस कोड का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम लोग हर इंडिविजुअल रो के ऊपर ये चीज़ करने वाले हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट रो है, इस पर जब मैं एडिटिंग पे क्लिक करूँगा तो केवल इस रो में ही हमको ये इनपुट बॉक्स दिखाना है, राइट. बाकी रोज़ तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे टाइपोस कर दिए हैं. पहले तो मैं इन टाइपोस को फिक्स करता हूँ. CONST कॉन्स्ट. देन हमारा एप्लीकेशन ब्रेक हो चुका है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं आता. एंड उसके बाद और क्या है, ओके और कुछ नहीं है. सो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे हमारे इस पर्टिकुलर
कंडीशन में। सो जब भी यूज़र इस चेकबॉक्स पे क्लिक करता है या इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करता है, तब हम चेक करते हैं कौन सी रो की आईडी है, किस आईडी के लिए यूज़र ने क्लिक किया है। जिस आईडी के लिए क्लिक किया है उस आईडी के लिए हम लोग ये इनपुट बॉक्स इनेबल करते हैं। दैट्स वाई वी हैव दिस कोड। todo.id जब मैच हो जाएगी हमारी एडिटिंग से, तब हम लोग इनपुट बॉक्स दिखाएंगे, अगर नहीं तो हम लोग स्पैन टैग दिखाएंगे। हम लोग इनपुट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट बॉक्स में हम लोग टाइप देते हैं टेक्स्ट अगेन, क्योंकि एक टेक्स्ट फील्ड होगा। इसकी हम लोग जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू होगी एडिटिंग टेक्स्ट, यानी कि जो भी यूज़र ने टेक्स्ट एडिट किया है उसको हम लोग एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर होल्ड करेंगे। चेंज में हमारा जो सेट एडिटिंग टेक्स्ट जो था हमारा, उसको हम सेट करते हैं यूजिंग सेट एडिटिंग टेक्स्ट। सो इवेंट डॉट ऑन चेंज, मैं फिर से गलत लिख रहा हूँ, सो आई हैव टू रिमूव दिस एंड आई हैव टू ऐड एन एरो फंक्शन। इसके अंदर मैं लिखूँगा इवेंट डॉट, इवेंट यहाँ पे रिसीव होगा, इवेंट डॉट target dot value. So that is it about our editing text. Then we'll talk about the else condition. अगर editing edit box नहीं है checked तो else में हम लोग simple सा हमारे यूज़र को दिखा देंगे जो भी text आ रहा है। Basically the span tag जो मैंने यहाँ पर copy कर रखा था, not this one, this one. If you are wondering कि ये मैंने कैसे ओपन किया, so this is basically called as clipboard. अगर आप विंडोज़ में हैं सो विंडोज़ की प्लस वी अगर आप प्रेस करेंगे सो आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्लिपबोर्ड इनेबल करने का, और आप क्लिपबोर्ड इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता है जितनी भी चीज़ें आपने कॉपी कर रखी होती हैं पास्ट में, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। सो इट इज़ वेरी हैंडी। इफ़ यू वांट यू कैन इनेबल इट इन योर कंप्यूटर एज वेल। देन वी हैव दी स्पैन टैग विद द क्लास टू डू टेक्स्ट एंड टू डू dot text we are showing to the user. Now we have to create a button that will enable or disable our editing mode. So एक बटन क्रिएट करते हैं। इस बटन का नाम हम लोग रख देते हैं, फ़िलहाल के लिए एडिट रख देते हैं इसका नाम। इस बटन को हम लोग थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं, राइट। स्टाइलिंग के लिए हम लोग इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। मार्जिन मैं इस बटन को दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये हमारे टेक्स्ट से थोड़ा सा दूर हो जाए। मार्जिन नॉट टॉप, मार्जिन लेफ़्ट हम लोग दे देते हैं लेफ़्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स हम लोग दे देते हैं। कॉमा हम लोग दे देते हैं मार्जिन राइट से भी हम लोग देते हैं कि हमारे जो रिमूव बटन पे थोड़ा सा टच ना हो जाए, 10 पिक्सल्स। देन हम लोग इसका कलर एक सेट करते हैं। कलर के लिए वी कैन डू बैकग्राउंड BSCK बैकग्राउंड कलर ऑफ। Here we can write basically I want background color जो हो वो चेंज हो। अगर एडिटिंग में है यहाँ पर, जैसे अगर यूज़र एडिट पे है तो ब्लू दिखे, एल्स हमको यहाँ पर ये ग्रीन जैसा कलर दिखे। सो इसके लिए हम लोग सिंपल सा यहाँ पर भी एक टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटिंग। अगर एडिटिंग इनेबल्ड है, राइट, एडिटिंग इज़ इक्वल्स टू अगर मैं लिख दूँ to do.id, सो वी हैव ग्रीन कलर, राइट। अगर एडिटिंग है तो ग्रीन कलर, एल्स हम लोग लिखाएंगे ब्लू। अगर एडिटिंग नहीं है तो हम लोग ब्लू कलर में एडिटिंग टेक्स्ट दिखाएंगे यूज़र को। सो लेट मी चेक आवर एप्लीकेशन। ब्लू दिखा रहा है, यानी कि इनिशियली क्योंकि हमारी एप्लीकेशन में अभी एडिटिंग मोड ऑन नहीं है, सो हमारा जो बटन है वो ब्लू है, राइट। अब मैं ग्रीन क्यों कर रहा हूँ, मैं ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब यूज़र एक बार एडिट क्लिक कर देगा तो उसके पास ग्रीन बटन होगा सेव के लिए। सो इस सेव को भी हमको चेंज करना चाहिए, मतलब ये जो हार्ड कोडेड टेक्स्ट है इसको भी हम लोग टर्नरी लगा के चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सेम कोड लिखूँगा, एक और टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। अगर एडिटिंग है, एडिटिंग वैल्यू इज़ इक्वल्स टू to do.id, अगर ये मैच करती है क्वेश्चन मार्क, सो हम लोग इसको सेव कह सकते हैं, एल्स हम लोग इसको कहेंगे एडिट, राइट। अगर यूज़र इनिशियली यूज़र को एडिट दिखेगा, जब एडिट पे यूज़र क्लिक कर देगा सो इट विल शो हिम और हर दी सेव मोड। नाउ लेट अस गो टू द बटन अगेन, एंड इस बटन पे हम लोग लगाते हैं ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर विल कॉल अ फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा हैंडल एडिट टू डू। हैंडल एडिट टू डू विल टेक टू थिंग्स, हम लोगों को दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। एक तो जिस आईडी के लिए हमको चेंज करना है, राइट, जिस आईडी को एडिट करना है, और दूसरा जो टेक्स्ट एग्जैक्टली है। ये फंक्शन एक्सेस नहीं करता, इसको क्रिएट कर लेते हैं हम लोग।
again a const handle edit to do is equals to an arrow function, and this arrow function will have two things in its parameter. First is the id and second is the text, right? So we have both the things. Now हमको यहाँ पर चेक करना है क्या एडिटिंग मोड ऑन है. अगर एडिटिंग मोड ऑन है तो हमको परफॉर्म कराना है सेव जब यूज़र इस बटन को क्लिक करे, बिकॉज हमारा एक ही बटन है. अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊं, एक ही बटन है, ये दो काम कर रहा है. जब यूज़र एडिटिंग मोड में है तब हम लोगों के पास ऑप्शन है सेव करने का. जब यूज़र एडिटिंग मोड में नहीं है तब इस बटन का काम है एडिट मोड में जाने का. इसका कोड क्या होगा? इसका कोड हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, एडिटिंग इक्वल टू आई डी. अगर एडिटिंग की वैल्यू आई डी के इक्वल है, एंड एडिटिंग टेक्स्ट, यानी एडिटिंग टेक्स्ट कुछ है, एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर इसको बोलते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी एडिटिंग हो रहा है, ऑन दैट केस वी हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल, वी हैव टू डू द अपडेशन बेसिकली. सो सेम जैसे हमने बाकी सब जगह में डेटाबेस हमारे डॉक्यूमेंटेशन का हमारे डॉक का बेसिकली जो रेफरेंस लिया था, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी डॉक का रेफरेंस लेंगे. पहला होगा DB हमारा डेटाबेस, देन हमारा जो टू डूज़ है हमारा कलेक्शन, देन पर्टिकुलर आईडी, जिस आईडी के लिए हमको अपडेट करना है, देन हम लोगों को लगाना पड़ेगा अपडेट डॉक अगेन, अपडेट डॉक. एंड अपडेट डॉक के अंदर क्या हम देंगे, टू डू रेफ हम लोग दे देंगे जो हमारा रेफरेंस था, किस डॉक को अपडेट करना है वो टेक्स्ट, जो एग्जैक्ट टेक्स्ट हमको अब यहाँ पर जो मैं पास कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट में, ये बेसिकली वो चीज़ होती है जो अपडेट करनी है. जैसे मुझे इस डॉक के अंदर ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास में. अगर मुझे कंप्लीटेड अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे कंप्लीटेड पास कर रहा था, लेकिन फ़िलहाल मुझे कंप्लीटेड नहीं, टेक्स्ट अपडेट करना है, सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, राइट. और इस टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ एडिटिंग टू बी एडिटिंग टेक्स्ट. बेसिकली जो एडिटिंग टेक्स्ट हमने वहाँ लिखा है हमारे इनपुट बॉक्स में, वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, राइट. एंड इसको हमको बनाना होगा इन वी हैव टू राइट अ वेट हेयर, बिकॉज ये भी एक असिंक्रोनस कोड है. एंड अगर हमने इसको वेट करा है सो हमारा फंक्शन क्या होगा, एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा. सो हमारा अपडेशन का काम यहाँ पर हो जाएगा. जब कोड अपडेट हो जाएगा सो हम लोग सेट एडिटिंग को क्या कर देंगे, वापस से नल कर देंगे ताकि हमारा एडिटिंग मोड बंद हो जाए. एंड जो हमारी सेट एडिटिंग टेक्स्ट जो है हमारा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग ब्लैंक कर देंगे. एंड बेसिकली हमको सेट एडिटिंग टेक्स्ट जो है इसको इनिशियलाइज ब्लैंक या एम्प्टी स्ट्रिंग से ही करना चाहिए था. नाउ दैट इज़ फाइन. सो हमने इसको ब्लैंक कर दिया ताकि हमारा जब यूज़र कुछ भी ऐड करे, सो एक बार ऐड होने के बाद हम नॉर्मल मोड में चले जाएं, एडिटिंग मोड बंद हो जाए. एल्स एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं, अगर एडिटिंग मोड ऑन नहीं है सो हमको क्या करना है, एडिटिंग मोड को ऑन करना है. सो इस फंक्शन को आप बोल सकते हो ये फंक्शन कर रहा है सेव, राइट. आई कैन राइट अ कमेंट, दिस इज़ टू सेव द एडिटेड टेक्स्ट. This function is basically enabling the editing mode, right. एडिटिंग मोड कैसे इनेबल करना है, एडिटिंग मोड इनेबल करने के लिए आपको सेट एडिटिंग के अंदर डालनी पड़ेगी आईडी, बेसिकली जो आईडी हमको मिल रही है, एंड सेट एडिटिंग टेक्स्ट के अंदर डालना पड़ेगा जो टेक्स्ट आपको मिल रहा है यहाँ से. दैट्स इट. Now let me go back to our application and let me refresh this application once. If we don't have any error in the console, that is fine. Let me go to the networks tab and मैं एक text कुछ एक to do add करता हूँ, cation host this application and let me add this. आप देखिए एक network कॉल हुआ, इस network में क्या गया, हमारा कुछ एक payload गया और ये basically हमारा database का create operation perform हो रहा है. एंड यहाँ पर हमको एक entry मिली हमारे डेटाबेस में, कहाँ पे है, ये रही होस्ट दिस एप्लीकेशन. इनिशियली क्या ये वाला एप्लीकेशन बंद कर देते हैं, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है. ये हमारी एप्लीकेशन है जो हमने अभी क्रिएट करी है. मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ. नाउ मान लेते हैं हमारा क्रिएट वीडियो हो गया, मैं इसको डन कर देता हूँ और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश. वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स और डेटाबेस से सारी चीज़ें फैच हो गई इस बार आई हैं.
यानी कि रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन है वो परसिस्ट कर रहा है। दैट्स द एंटायर मोटिव ऑफ दिस एप्लीकेशन। हमको बनाना था हमारे लिस्ट को परसिस्टेंट, एंड वी हैव डन दिस वाया दी फायरस्टोर डेटाबेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ आई वांट आई कैन रिमूव दिस। जितनी भी चीज़ों को मैं रिमूव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तब तो ऑफकोर्स वो नहीं आने वाली है। एंड मैं चाहूँ तो एडिट मोड ऑन करके होस्ट दिस एप्लीकेशन की जगह होस्ट दिस टू डू लिस्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करूँगा दिस विल गेट अपडेटेड। एंड लेट मी चेक अपडेट हुआ या नहीं हुआ। लेट मी कैंसिल दिस। ओके, एंड ये हो गया हमारा अपडेट एट रियल टाइम। सो स्नैपशॉट लिसनर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। जैसे ही मैं कुछ भी डेटाबेस में चेंज करता हूँ तो स्नैपशॉट लिसनर हर बार लिसन करता रहता है और हमारी एप्लीकेशन को रियल टाइम पे अपडेट करता है। नाउ यू कैन थिंक ऑफ एनी पॉसिबल सॉल्यूशन जो हम लोग इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। चैटिंग एप्लीकेशन तो एक हो गया, आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करके आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या आप क्या कुछ चाहते हैं मैं कुछ क्रिएट करूं। And at the end, a big thank you to Zia Siddiqui for this beautiful comment and asking me to create the extended version of this application which I have created earlier. So thanks a lot and keep supporting. I hope you all had a great learning experience, and see you guys in the next video.